नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था। एक समय था जब उससे वो शर्मिंदा होते थे। उनको लगता था कि इसके साथ ही उनका पॉलिटिकल करियर समाप्त हो गया और अब सार्वजनिक जीवन में उनकी वापसी मुश्किल होगी। उनके परिवार के लोग शर्मिंदा महसूस करते थे। उनके समर्थक निराश होते थे, हताश होते थे, पार्टी को धक्का लगता था। सारी परिस्थिति बदल चुकी है। राजनीतिक भ्रष्टाचार की मेन स्ट्रीमिंग हो गई है और ये मेन स्ट्रीमिंग कराई है एक नेक्सस ने, जिसमें पुलिस शामिल है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है, जिसमें मीडिया शामिल है और जिसमें जुडिशरी का भी एक हिस्सा शामिल है। सबने मिलकर भ्रष्टाचार के मुद्दे को मुद्दा ही नहीं रहने दिया। अब उसके आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में या पार्टी के बारे में या संगठन के बारे में कोई आकलन नहीं होता, कोई सार्वजनिक छवि नहीं बनती है। भ्रष्टाचार का आरोपी नेता जिस पर आरोप लगा है उस पर तो आप एक बार कह सकते हैं कि अभी आरोप लगा है, साबित होना बाकी है। जब तक अदालत से दोषी न ठहराया जाए तब तक दोषी नहीं मानना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जिनको अदालत में दोषी ठहराया जा चुका है, जो सज़ा काट चुके हैं। आप उदाहरण के लिए इस समय जो दो लोग जीवित हैं उन्हीं की बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव जेल काट कर आए हैं चारा घोटाले में, और जेल से छूटने के बाद स्वागत ऐसा होता है, इस तरह का स्वागत शायद जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जेल से छूटकर आते थे उनका भी नहीं होता होगा। ओम प्रकाश चौटाला आए हैं, फिर जाने वाले हैं, और कितने नेता इस समय जेल जाने वाले हैं। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र में अनिल देशमुख जेल में, महाराष्ट्र में दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक जेल में, और ये दोनों लोग भ्रष्टाचार के आरोप में हैं। कोई राजनीतिक आरोप नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी की कस्टडी में है। 9 जून तक की उनको कस्टडी मिली है ईडी को उनकी। उसके बाद जो है उनका जेल जाना आप लगभग तय मानिए, क्योंकि उसके बाद ही वो बेल के लिए अप्लाई भी उसके बाद ही कर सकते हैं, तो इसलिए जेल तो उनको जाना ही है। लेकिन नवाब मलिक हों या सत्येंद्र जैन हों, दोनों मंत्री बने हुए हैं और नवाब मलिक तो कई महीने से जेल में है। इसका मतलब क्या है? इसका संदेश क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि जिन पार्टियों के ये नेता हैं वो पार्टियां मानती हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप लगना या भ्रष्टाचार में जेल जाना ये कोई बुरी बात नहीं है। इसका पब्लिक परसेप्शन पर, पब्लिक की राय पर और उनके राजनीतिक रसूख पर कोई असर नहीं पड़ता। जितने लोग जेल जाते हैं, जैसे ही आरोप लगता है, पहला जो रिएक्शन होता है वो ये कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमारे खिलाफ जो है राजनीतिक द्वेष की भावना से ये हो रहा है। लेकिन जब साबित हो जाता है जुर्म, जब सज़ा मिल जाती है, उसके बाद आपको याद है किसी नेता ने, किसी नौकरशाह ने, किसी पुलिस वाले ने और दूसरे वर्गों, समाज के दूसरे वर्गों के लोग जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं, जिनका भ्रष्टाचार साबित हो गया है, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ अभी, उनमें से किसी के बारे में आपको याद है कि उन्होंने जेल से निकलने के बाद कहा हो कि मैंने गलती की थी, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई पश्चाताप, कोई पछतावा किसी में कहीं से नहीं दिखाई देता है। मानसिकता ये बन गई है कि भ्रष्टाचार का पैसा लेकर मौज करो, पकड़े जाएंगे तो पैसा देकर छूट जाएंगे। उस स्थिति में अब थोड़ा बदलाव आ रहा है। सरकारी केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनको ज़्यादा स्वायत्तता मिली है। उनके काम में सरकारी या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद हो गया है, तो इसलिए वो ज़्यादा बेहतर ढंग से जांच कर पा रही हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर ढंग से चार्जशीट बना पा रही हैं, ज़्यादा बेहतर ढंग से अपना मामला, अपना मुद्दा जो है अदालत में पेश कर पा रही है। उसकी वजह से ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ करती है। अब ये एक मुद्दा उठाया जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्ट नहीं है? भाजपा में सब ईमानदार हैं, भाजपा से बाहर जो लोग हैं वो सब बेईमान हैं। ये बहुत ही, मेरी नज़र में बहुत ही वाजिब मुद्दा है, वास्तविक मुद्दा है। लेकिन मेरा सवाल है, इसके जवाब में मेरा सवाल है कि अगर भाजपा के नेता भ्रष्ट हैं तो उनके खिलाफ जांच से, उनको जेल भेजने से कौन रोक रहा है? मान लीजिए कि केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है, वो अपने
अपनी पार्टी के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। एक बार को हम तर्क के लिए मान लेते हैं। सवाल ये है कि 10 साल लगातार, पहले की बात छोड़ ही दीजिए, इस सरकार के आने से पहले 10 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। उनमें से जो पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं उनमें से ज़्यादातर उस सरकार का हिस्सा थे। उस समय बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दायर हुआ? उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं शुरू हुई? आखिर क्या वजह थी? अगर आप मानते हैं कि वो भ्रष्ट हैं तो उनके खिलाफ क्यों नहीं किया? आज भी देश में जितने राज्य हैं उनमें आधे से ज़्यादा में गैर भाजपा दलों की सरकार है। वहाँ उन सरकारों को कौन रोक रहा है बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दायर करने से, जांच का आदेश देने से? तो केवल आरोप लगाने से बात नहीं बनती। सवाल ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी में जो लोग हैं सब लोग पाक साफ हैं, ईमानदार हैं, कोई भ्रष्ट नहीं है, वो काम मेरा नहीं है। सवाल ये है, बड़ी सीधी सी बात है कि जो पकड़ा जाए वो चोर है। तो मैं पकड़ा जाऊं अगर चोरी में तो मैं कहूं कि फलाने को नहीं पकड़ रहे हैं, तो ये तो मेरा बचाव का तर्क कैसे हो सकता है? भाई मैंने की चोरी, मैंने बेईमानी की तो मुझे पकड़ा गया, मुझे सज़ा मिलेगी, लेकिन इससे दूसरे को नहीं पकड़ा गया जो हो सकता है मेरे आरोप के अनुसार वो भी बेईमान हो, भ्रष्ट हो, तो मैं ईमानदार या पाक साफ कैसे हो जाऊंगा? ये इस मुद्दे को उठाने का अभी तत्काल मकसद क्या है? 2-3 बातें। एक तो अभी आज ही खबर आई है, कल केरल की एक कोर्ट में गोल्ड स्मगलिंग स्कैंडल जो केरल का है बड़ा मशहूर, वो क्या है पहले बता दूं, उसके बाद जो है बताता हूं कि मंगलवार को क्या हुआ केरल की कोर्ट में। गोल्ड स्मगलिंग का रैकेट चल रहा था। कैसे? यूएई से डिप्लोमेटिक कंटेनर के जरिए बिरयानी पॉट आता था जिसमें हेवी मेटल होता था, दरअसल वो सोना होता था, और ये काफ़ी समय से चल रहा था। कितने समय से चल रहा था किसी को नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी समय से चल रहा था। यूएई से काउंसिल जनरल के घर से कंटेनर चलता था और डिप्लोमेटिक चैनल से होता हुआ तिरुवनंतपुरम पहुंचता था। वहाँ से वो सीधे मुख्यमंत्री के घर जाता था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये पता कैसे चला? कस्टम ने एक ऐसा कंसाइनमेंट पकड़ लिया। जब उसको खोला गया तो उसमें से 30 किलो सोना निकला। उसके बाद जांच शुरू हुई, फिर गिरफ्तारियां शुरू हुई। इसकी जो मुख्य अभियुक्त है स्वप्ना सुरेश, वो 16 महीने जेल में रही। उसके बाद उसको जमानत मिली पिछले साल नवंबर में। उसने मंगलवार को केरल की अदालत में, जहां ये मामला चल रहा है, वहां सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया। सेक्शन 164 के तहत बयान का मतलब है कि मजिस्ट्रेट बयान रिकॉर्ड करता है और उस बयान से आप अदालत में पलट नहीं सकते। अगर आप पलटते हैं तो आपका परजरी का केस चल सकता है, आप जेल जा सकते हैं। तो इसलिए 164 को में दिया गया स्टेटमेंट को एविडेंस माना जाता है। इस मामले की जांच कौन कर रहा है? जांच कर रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए और कस्टम डिपार्टमेंट। अब स्वप्ना सुरेश के मुताबिक इस पूरे स्मगलिंग रैकेट में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी पत्नी कमला, उनकी बेटी रीना, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे एम शिवशंकरन। इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले ली थी, उसके बाद वो रद्द हो गई। इनको भी अक्टूबर 2020 में, अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया। फिर इसी साल फरवरी में छूट कर बाहर निकले हैं। अब इनका शिवशंकरन का कहना है कि स्वप्ना सुरेश ने उनको ट्रैप किया, आईफोन देकर और क्या क्या देकर, गिफ्ट देकर। स्वप्ना सुरेश का कहना है कि ये शिवशंकरन ने उनको ट्रैप किया। जिसने भी ट्रैप किया हो, लेकिन बात यह है कि दोनों शामिल तो थे इसमें। उसके अलावा पिनराई विजयन का ऑफिस सेक्रेटरी सीएम रविंद्रन, आईएएस नलिनी नेट्टा और उसके अलावा जलील, ये इतने लोगों का नाम लिया है स्वप्ना सुरेश ने। कहा कि ये सब इस गोल्ड स्मगलिंग रैकेट में शामिल थे। अब इस बयान के बाद, इस जांच के शुरू होने के बाद पहला काम क्या होना चाहिए था, पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए था पार्टी की ओर से? सीपीएम जो 34 साल लगातार पश्चिम बंगाल में सत्ता में रही, उसके किसी नेता के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उसी पार्टी का नेता केरल में मुख्यमंत्री है,
उस पर गोल्ड स्मगलिंग का आरोप लगता है, वो कंसाइनमेंट पकड़ा जाता है, अदालत में बयान आता है जो मुख्य अभियुक्त है कि इसमें मुख्यमंत्री, उनका पूरा परिवार और उनका स्टाफ जो है करीबी वो शामिल है, लेकिन मुख्यमंत्री पर उसका कोई असर नहीं होता। क्यों? कि ये मामला है जुलाई 2019 का, जब ये पहली बार ये कंटेनर पकड़ा गया। उसके बाद 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए और सीपीएम फिर जीत गई, पिनराई विजयन फिर से मुख्यमंत्री बने। उनका कहना है कि जनता ने मुझे निर्दोष ठहरा दिया। मुकदमा जनता की अदालत में नहीं चल रहा था, मुकदमा कानून की अदालत में चल रहा है। वहाँ से आप जब तक बरी नहीं होते, और ये आरोप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए बहुत गंभीर आरोप है। इससे छोटे छोटे आरोपों में लोगों के इस्तीफे हुए हैं, लोग बाहर हुए हैं, लेकिन कोई असर नहीं है पिनराई विजयन पर। वो कह रहे हैं कि ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। जो लोग ये कर रहे हैं वो मेरी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अब आप देखिए यही हाल सत्येंद्र जैन का है। किस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी सत्येंद्र जैन के बचाव में लग गई है। कोई ये नहीं कह रहा है कि जब तक वो अदालत से बरी नहीं हो जाते तब तक उनको मंत्री पद से हटाया जाएगा। वो पार्टी जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की लहर पर सवार होकर आई, उसका हाल ये है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो एक उनके विधायक थे जितेंद्र चौहान, उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठा था। तब भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैंने सब कागज़ देख लिए हैं और वो बिल्कुल निर्दोष है, उसको अदालत से सज़ा हुई। यही बात अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के बारे में कह रहे हैं, मैंने सब कागज़ देख लिए। अब उनको सज़ा होती है कि नहीं उसका तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन नवाब मलिक वो अभी तक मंत्री क्यों बने हुए हैं? इसका जवाब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो 3 घटक हैं, एनसीपी जिसके वो नेता हैं, कांग्रेस और शिवसेना जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, इनमें से कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। सबका रटाया रटाया एक ही जवाब है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो रहा है और वो निर्दोष। तो ये जो राजनीतिक भ्रष्टाचार की मेन स्ट्रीमिंग हुई है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है कि जिसके पास पैसा होगा, जो भ्रष्टाचार कर सकता है, वो अपनी ताकत बढ़ा सकता है। तो इसके खिलाफ जब तक माहौल नहीं होगा, इसके खिलाफ माहौल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमको आपको मतदाता के रूप में सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को क्यों वोट दिया जाए, ऐसे लोगों की पार्टियों को क्यों वोट दिया जाए। लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं, इसके बावजूद उनकी पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में वोट मिलते हैं। इसी तरह से दूसरे नेताओं का मामला है। मायावती के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ है, लेकिन किसी पर कोई उसका असर नहीं है। लेकिन उनकी ये हिम्मत आती है इसलिए कि हम आप उनको वोट देकर उनकी ताकत को बढ़ाते हैं। तो अगली बार किसी भ्रष्टाचार के आरोपी या भ्रष्टाचार की सज़ा पाए नेता और उसकी पार्टी चुनाव में खड़ी हो तो उसको वोट देने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा कर रहे हैं या बुरा। तो आज के अंक में इतना ही है। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।